नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमार निराला निराला विद्या मंदिर से आप सभी छात्र छात्राओं के लिए मैथ्स का कल जो एग्जाम आप लोग का होने जा रहा है उसका तैयारी कम समय में मैथ का रिवीजन कैसे करना है, मैथ के कौन कौन पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, मैथ का कौन कौन क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, उसके बारे में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग को संक्षेप में बताएंगे। आप उन सब पहलू को देख लीजिएगा तो हमें भरोसा है कि कल का एग्जाम्स आप सभी बच्चों के लिए बेहतर होगा और कल एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो हम सभी बच्चों से एक आग्रह करना चाहते हैं कि कल के मैथ्स को बेहतर बनाने के लिए आप किन किन पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, किस किस चैप्टर का एक नजर देखिए, क्योंकि आप सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि कल के होने वाले मैथ्स एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है कि आप जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको अच्छा से पता है उसका रिवीजन ज्यादा कीजिए। जिस क्वेश्चन के बारे में आप नहीं जानते हैं उसको सीखने की जरूरत नहीं है। अभी नया क्वेश्चन सीखने से कोई फायदा होने को है नहीं। अभी आप अगर थेल्स परिमेय बनाइएगा, थेल्स का विलोम बनाइएगा, पाइथागोरस को देखिएगा जिसको आप पहले पढ़े ही नहीं थे, तो उस पर समय देने से कोई फायदा होने को है नहीं। सबसे पहले हम आप सारे बच्चों को चैप्टर वाइज कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स है जिसपे क्या क्या पहलू है, मेन क्वेश्चन है, उसके बारे में आप सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप उन सभी चैप्टर के माध्यम से आप मैथ का अच्छा तैयारी कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप जितने भी बच्चे हैं उन सभी छात्रों को सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में हम बताना चाहते हैं कि ये जो वास्तविक संख्या है इससे जुड़ा हुआ कल का एग्जाम आपको लगभग इस चैप्टर से 15 से 20 नंबर इस चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबरी और दो नंबरी मिलाकर के। तो वास्तविक संख्या में किन किन चैप्टर पर फोकस करना है, कौन कौन क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्या क्या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से आ सकते हैं इस चैप्टर से, तो उसके बारे में सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या मैथ का सबसे प्रथम चैप्टर है और इस चैप्टर में ज्यादातर फोकस परिमेय और अपरिमेय पर किया जाता है। इससे पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न 4 ऑप्शन के साथ आपको देंगे कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, चाहे निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं क्लास के माध्यम से भी, और मेरे ऑनलाइन कुछ वीडियो निराला विद्या मंदिर के चैनल पे था, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आप सभी बच्चों को परिमेय संख्या कौन है, परिमेय संख्या कौन नहीं है, कौन संख्या अपरिमेय है, कौन संख्या अपरिमेय नहीं है, उसको एक नजर जरूर देखिए, परिमेय और अपरिमेय। उसके बाद अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना आपके सब्जेक्टिव दो नंबरी में दे देगा कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, चाहे √2 एक अपरिमेय संख्या है, चाहे 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला क्वेश्चन कल के एग्जाम में आ सकते हैं फर्स्ट या सेकेंड सिटिंग में। अब सारे बच्चों को मैं एक बात और बता देता हूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना, जिसमें आप A = BQ + R पर क्वेश्चन को सेट करते हैं, वे क्वेश्चन से भी 1-2 नंबरी आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा बात आप सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि एक अभाज्य गुणनखंड करना जरूर, 1-2 प्रश्न का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, क्योंकि एक नंबरी में हमेशा अभाज्य गुणनखंड से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव पूछ देते हैं कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा ज्ञात करना। ये आपको वास्तविक संख्या चैप्टर से पूछे जाएंगे, एक नजर इसको जरूर देख लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शांत और अशांत दशमलव का पहचान करना, शांत और अशांत दशमलव का पहचान करना। कुछ परिमेय संख्या P/Q के रूप में होते हैं, जिसमें आपको परिमेय संख्या के रूप में दिए रहेंगे
और कहेंगे कि बताइए कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ये जरूर वास्तविक संख्या से जुड़े हुए रहेंगे और इससे आपको पूछे जाएंगे। एक नजर वास्तविक संख्या में सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय, यूक्लिड का HCF, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसौ लौसौ, और जब कोई परिमेय संख्या दिया रहे तो बिना विभाजन प्रक्रिया किए उसका शांत या अशांत दशमलव कैसे निकलेगा, अगर वो आपसे पूछ दे तो एक नजर उसको जरूर देख लीजिएगा। ये चीज आपके एग्जाम हॉल के लिए कल बहुत ही रामबाण साबित होगा। दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद। बहुपद से 5-6 ऑब्जेक्टिव और लगभग 2 नंबरी क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें बहुपद में सबसे मेन बहुपद आपके लिए द्विघात बहुपद। आप लोग को पढ़ाया गया था क्लास के अंतर्गत द्विघात बहुपद के बारे में कि ऐसा बहुपद जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद में बुआ शून्यक की संख्या 2 होते हैं, इसमें 2 शून्यक होते हैं और इसके शून्यक को अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। अल्फा और बीटा से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव 2-3 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो हम चाहते हैं बुआ कि एक बार बहुपद चैप्टर में खास तौर पर द्विघात बहुपद का रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद का प्रश्न हमेशा ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। कोई भी द्विघात समीकरण के क्वेश्चन दे देंगे और कहेंगे कि इसका शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक ज्ञात करें मतलब गुणनखंड विधि या डी अल्फा बीटा से उसका आंसर आप निकाल सकते हैं। चाहे आपको दे देंगे कि इसके शून्यक का योग 2 है, शून्यक का योग 2 है, अल्फा जोड़ बीटा जो है ना इसका 2 है, तो अल्फा गुने बीटा क्या होगा, चाहे द्विघात बहुपद क्या होगा। अल्फा शून्यक दे दिया जाए और कह देगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो इसके लिए आप लोग को बताया गया है कि द्विघात बहुपद का जो सूत्र है कि x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा सूत्र का यूज करेंगे। ये हमेशा एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं कि कोई भी शून्यक दे देंगे और कहेंगे कि शून्यक का योग और गुणनफल ज्ञात करें। चाहे अल्फा, अगर कोई द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है तो 1/, अल्फा जोड़ 1/, बीटा का मान क्या होगा। आपसे ये हमेशा पूछ देगा कि अगर किसी द्विघात बहुपद का एक शून्यक 2 है तो चाहे शून्यक का योग 2 है और एक शून्यक का गुणनफल इतना है तो इसका द्विघात बहुपद का क्या मान होगा। ये बहुत भी टॉपिक है, थोड़ा बहुत हो सकता है। आप लोग के पास अगर समय हो तो बीटीसी बुक से प्रश्नावली 2.2 का जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्नावली 2.2 से हमेशा 1 या 2 ऑब्जेक्टिव और 1 या 2 नंबरी टकरा जाएंगे। और दूसरा नंबर बीजगणित का भाग भी है 2.3 में, आप अगर उससे देखेंगे तो कुछ ऑब्जेक्टिव में हेल्प मिल जाएंगे। तो आप सारे बच्चे बहुपद चैप्टर को एक नजर जरूर देख लीजिएगा। आप अपने सामने प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन रखिए, अब प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और उसके सॉल्यूशन को देखिए। प्रत्येक क्वेश्चन का रिवाइज करना जरूरी नहीं है अभी, क्योंकि अभी आपके सामने पूरे मैथ का 15 चैप्टर को कवर करने के लिए प्रत्येक क्वेश्चन को रगड़ने का समय अब नहीं बचा है। एक नजर आप उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिए, और सॉल्यूशन को देखिएगा तो बहुत ही बेहतर एग्जाम आपका जाएगा। अब आइए अगला चैप्टर, बाबा अगला चैप्टर आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ये लगभग 15 से 20 नंबर आपको चैप्टर देगा। इसमें सबसे पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक 5 नंबर का क्वेश्चन ग्राफीय विधि से पूछा जाता है। ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि आप उसको कह सकते हैं, जो अनिवार्य तौर पर पूछेंगे। देखिए, अगर आसानी से अगर आप 8 5 नंबरी में अगर 4 5 नंबरी बनाना चाहते हैं तो ग्राफ पर आपका 100% पकड़ होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ आपको 1 5 नंबर कवर करेगा।
दूसरा कंस्ट्रक्शन, जिसको रचनाएं कहते हैं, 11.1 और 11.2 और उसके कुछ उदाहरण हैं, उसका एक नजर रिवाइज जरूर कर लीजिए। और प्रत्येक रचना में के बगल में, चाहे रचना के बाएं तरफ रचना के चरण जरूर लिखिएगा, क्योंकि रचना का चरण यह दर्शाता है कि आप रचना किस तरीके से किए हैं। प्रत्येक रचना अगर आपका ठीक है तो उससे लगभग 5 नंबर आपका श्योर है कि आप 5 नंबर ग्राफ से और 5 नंबर रचना से निकाल लीजिएगा। और तीसरा स्टैटिक्स आपके लिए वरदान साबित होगा। स्टैटिक्स जो अगर आप रिवाइज किए हुए हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियन, मोड का अगर रिवीजन आपका सही है तो एक 5 नंबरी 2 साल से कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। कभी माध्य से पूछ देते हैं, कभी माध्यक से पूछ देते हैं, कभी बहुलक से पूछ देते हैं। तो एक नजर 5 नंबरी पर वहां दीजिएगा। दूसरा नंबर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जितने भी लॉन्ग्वेज क्वेश्चन है, उस लॉन्ग्वेज क्वेश्चन में से एक 5 नंबरी आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे पिता की आयु, सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपसे पूछ देगा कि पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना है, 3 गुना है, चाहे 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी या 3 गुनी हो जाती है, तो पिता और पुत्र का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चाहे 2 अंकों वाली संख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। चाहे उसके अंकों के स्थान में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। ये सब क्वेश्चन, भिन्न वाला क्वेश्चन जरूर देख लीजिए लैंग्वेज क्वेश्चन में, क्योंकि उससे एक 5 नंबरी ग्राफ से और एक 5 नंबरी जो है लैंग्वेज क्वेश्चन से आपके एग्जाम में 2 चर वाले रैखिक समीकरण में से आ सकते हैं। दूसरा नंबर में A1/A2 का जो प्रक्रिया है, ये आपको जो है ना एग्जाम हॉल में एक नंबरी कवर करेगा, जिसमें आप सारे बच्चों को पता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 जब होते हैं तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इसके आश्रित हल होते हैं और इससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछे जाते हैं। चाहे यह संपाती रेखा है, चाहे इसके जो है क्या कहते हैं संगत हल है, फिर A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू अगर C1/C2 हो। ये सबको एक नजर जरूर देखिएगा घर पर बैठ करके। अगर आप ये पढ़े हुए चैप्टर हैं तो इससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम हॉल में डिफिनिट आते हैं, और साथ में ग्राफ और इसके कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन एक नजर आप पढ़िए। उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए और उसके सॉल्यूशन को देखिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, क्योंकि अभी सारे क्वेश्चन पर फोकस करना कम समय में बड़ा मुश्किल है। और हम चाहेंगे कि कल का एग्जाम आप पूरा 100% दे करके आइए। आप अपना पूरा 100%, 200% के क्वेश्चन में आपको 100% वहां निकालना है। 100 के ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन आपको निकाल लेना है। 8 5 नंबरी में आपको 4 निकालने हैं और 30 2 नंबरी में आपको 35 निकालने हैं। तो सारे क्वेश्चन पर फोकस एक नजर करके आप जाइए, जरूर आपका क्वेश्चन बेहतर होगा। अब आइए, अगला चैप्टर है द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण बहुपद का ही एक रूप है, जिसमें द्विघात समीकरण से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। चाहे इसके कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक रेलगाड़ी की सामान्य चाल, चाहे एक विमान की सामान्य चाल, ये सब क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। चाहे एक समकोण त्रिभुज का लंब जो है आधार से 7 सेमी कम है, इसका कर्ण 13, ये सब क्वेश्चन, यानी प्रश्नावली डीटीसी बुक का 4.2 और 4.3 द्विघात समीकरण का VVI है। इस चैप्टर से एक 5 नंबरी आपको पूछ सकता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन। इसीलिए बुआ एक नजर इस 2 लेसन पर आप जरूर दीजिएगा। और साथ में हम आप सभी बच्चों को बता देना चाहते हैं कि द्विघात समीकरण का पहचान करना, कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं, ऑप्शन में जरूर एक नंबरी में पूछेगा। ये बात आप समझ लीजिए, इसको एक नजर जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है।
चाहे आपको हमेशा पूछ देता है द्विघात समीकरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जैसे कि एक रेलगाड़ी की सामान्य चाल इतना किलोमीटर है, इसके नियत चाल में इतना वृद्धि कर दी जाए तो नियत दूरी को तय करने में 2 घंटा 1 घंटा कम समय लगता है, तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल ज्ञात करें। ये सब क्वेश्चन हमेशा द्विघात समीकरण से पूछे जाते हैं। द्विघात समीकरण से यह भी पूछ देगा कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, इसके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करें। चाहे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है बुआ कि यदि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। क्योंकि द्विघात समीकरण का ये 2 लेसन जो है ना, आपको 2 नंबरी भी कवर कर देगा और 5 नंबरी भी कवर कर देगा। वैसे आप चाहे तो एक नजर, आप जितना तैयारी इसमें किए हुए उसको एक नजर देख सकते हैं। अब अगला चैप्टर पर फोकस करते हैं बुआ, समानांतर श्रेणी, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से हम लोग जानते हैं बुआ। समानांतर श्रेणी क्या है उसके बारे में गौर से सुनिए। समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची को कहते हैं जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त होता है, जिसका शॉर्टकट नेम एपी होता है। सुनिए पहले, इस पे आपको फोकस क्या करना है, तो एपी जब आपको दिया रहे, जैसे 2 4 6 8 कोई एपी है, ये अनंत तक बढ़ता जा रहा है, इसका पहला पद क्या है ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, तो पहला पद 2 है। इसके बीच का सार्वंतर क्या है, तो ये आप बता सकते हैं A2 - A1, यानी एपी को जरूर एक नजर आप लोग देखिएगा। एपी का मटेरियल भी हम जारी किए हुए हैं, एपी का ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को कई बार ऑफलाइन में भी बताए हुए हैं और ऑनलाइन में भी कई बार हमको मौका मिला था, तो एपी चैप्टर हमने आप लोगों को पढ़ाया है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम हॉल के अंदर एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, पेशेंस। हमेशा अपने दिल का सुनिएगा बुआ, क्योंकि जहां पर दिल की जरूरत होती है ना, वहां पर दिमाग लगाने की कोई जरूरी नहीं है। एकदम पेशेंस रखिएगा और अपने आप पर ओवर विश्वास रखिएगा, समझे कि नहीं। 100% आप झोंक करके आइएगा, ये बात आप समझ लीजिए। एपी से हमेशा पूछ देता है, कोई एपी दे देगा, कोई एपी दे देगा और कह देगा क्या कि इसका 10वां पद ज्ञात करें, इसका 15वां पद ज्ञात करें। चाहे एपी का 7वां पद 11वें पद से 12 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें। चाहे यदि किसी एपी का सामान्य पद दे देगा, सामान्य पद, एपी का सामान्य पद 5n - 2 है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें। चाहे पहला पद ज्ञात करें, तो सामान्य पद कहते हैं nवां पद को, जो 5n - 2 है। अगर पहला पद कहेगा तो n के जगह पर 1 दे देंगे, 5 × 1 - 2, तो 5 × 5 - 2, तो 3 हो जाएगा इसका पहला पद। जब दूसरा पद कहेगा तो n के जगह पर 2 दे देंगे, A2, और इस तरीके से सार्वंतर आराम से A2 - A1 करके निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पेशेंस रख के आप जितना पढ़े हैं, जो चैप्टर का आप कभी जाने नहीं उसका रिवीजन भूल के नहीं कीजिएगा, आज वो समय बर्बाद हो जाएगा आपका। आप उन चैप्टर पर फोकस कीजिए जिस पर आपका भरोसा है, आप उन्हीं चैप्टर का रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन का दरवाजा खुला हुआ है। जो क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है उस पर समय भी मत दीजिए, आगे बढ़िए। जो क्वेश्चन बन रहा है उस पर 100% झोंकिए, आप प्रयास कीजिए कि उसमें मिस ना हो। आता हुआ क्वेश्चन को गलती मत कीजिएगा, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। समानांतर के बाद ये निर्देशांक ज्यामिति देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर पे आपको क्या करना है सो सुनिए। मात्र इसका 3 सूत्र है, एक दूरी सूत्र, एक विभाजन सूत्र और एक क्षेत्रफल सूत्र। दूरी सूत्र से आप 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि 1 2 ऑब्जेक्टिव और 1 या 2 नंबर में जरूर 2 नंबरी भी एक पूछ सकता है। सबसे ज्यादा इसमें पूछने वाला अगर कोई क्वेश्चन है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक। 2 बिंदुओं का निर्देशांक दिया रहेगा और कहेगा 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो x = x1 + x2 / 2 और y = y1 + y2 / 2 सूत्र का यूज कीजिएगा, तो 100% आप मध्य बिंदु का केंद्रक का निर्देशांक।
तीन बिंदु किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिया रहे और उस त्रिभुज का अगर केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने को पूछ दे, तो सबसे पहले x बराबर x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टा 3 और y बराबर y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टा 3। ये जरूर आप याद रखिएगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुआ दो बिंदुओं की बीच की दूरी। जब कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा को कोई तीसरा बिंदु अगर अनुपात में विभाजित करता हो तो उसका भी निर्देशांक कैसे निकालना है, ये सब जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। और सबसे मेन बात है कि तीन बिंदु जब किसी त्रिभुज के शीर्ष को दर्शाता हो और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहे तो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सूत्र का जरूर यूज कीजिएगा। इसमें k का मान ज्ञात करे भी पूछ देता है। जब तीन बिंदु किसी त्रिभुज के संरेखी बिंदु हो तो k का मान जब ज्ञात करने के लिए कहे तो याद रखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। संरेखी बिंदु में त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा बउआ 0 होते हैं और इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर आप सफलता हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा रोल अगर पूरे मैथ में किसी का है बउआ, सबसे बड़ा रोल, और आप मैथ में अगर 60 प्लस लाने का अगर उम्मीद रखे हुए कि 60 से ऊपर 70 80 90 95 100 लाएं तो इसके बिना मैथ संभव नहीं है। आपके 10th में सबसे लीड रोल वाला चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसका पूरे 10th में मैथ में इसका लीड रोल है। इससे लगभग 35 से 40 नंबर एग्जाम में रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा रोल क्या है, पहले तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बढ़िया से देख लीजिए। फॉर्मूला के बाद इसका जो निष्पत्तियां के डिग्री का मान निकालना है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये काम आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मिलने से पहले कर लेना है। कॉपी के आखिरी पेज पर रफ लिख करके क्वेश्चन मिलने से पहले साइन कॉस सेक कॉसेक टेन कॉट का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का मान, क्योंकि इससे हमेशा प्रत्येक साल 4 से 5 नंबर यहां से पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से 4 से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहते हैं। सबसे बड़ा रोल अगर मैथ में अगर आप चाहते हैं कि 70 से ऊपर नंबर अगर लाना है तो सबसे पहले त्रिकोणमिति पर फोकस कीजिए और उसके बाद वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाला समीकरण, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी, चाहे निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद का चैप्टर है। तो त्रिकोणमिति पर सबसे पहले जैसे आपके बीटीसी बुक का 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4, जिसमें 8.1, 2, 3 से लगभग 2 नंबरी कवर 4, 5 आपका हो जाएगा। और 8.4 अगर समय के अभाव है ना तो प्रत्येक क्वेश्चन को एक नजर देखिए कि त्रिकोणमिति में पहला काम फॉर्मूला याद कीजिए और उस फॉर्मूला के आधार पर 1 बाय 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में सॉल्यूशन का रास्ता जरूर रहेगा। त्रिकोणमिति के प्रत्येक निष्पत्तियां को समझिए और उसके प्रत्येक सॉल्यूशन को देखिए। अगर त्रिकोणमिति अगर आप सफल तौर पर अगर त्रिकोणमिति के प्रत्येक प्रश्न को अगर आप निकाल लेते हैं तो यह बात आप समझ लीजिए बुआ कि आप मैथ में बेहतर अंक ले आइएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति, स्टैटिक्स, वास्तविक संख्या, बहुपद, ये सब आपके स्कोर को ऊपर करेंगे, ये सब आपके स्कोर को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए एक नजर जरूर उसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं बुआ। त्रिकोणमिति के बाद हाइट एंड डिस्टेंस से एक 5 नंबरी रहेंगे। एक 5 नंबरी हाइट एंड डिस्टेंस से पूछे जाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का आराम से जितने भी क्वेश्चन हैं उसको एक नजर रिवाइज जरूर कर लीजिए ताकि इससे क्षेत्रमिति पे आइए।
क्षेत्रमिति से लगभग 10-12 एक नंबरी और 10-12 एक नंबरी के बाद लगभग 2-3 द्विनंबरी और एक पच नंबरी इससे रहेंगे। तो आप सभी बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि क्षेत्रमिति का सबसे पहला काम प्रत्येक आकृति को समझ करके, त्रिभुज को समझ करके, चतुर्भुज को समझ करके, वृत्त को समझ करके, बेलन को समझ करके, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ, छिन्नक, ये प्रत्येक आकृति को पहले समझ लीजिए। समझकर उसके सूत्र को याद कर लीजिए, ताकि ये सूत्र जो है ना आपको एग्जाम हॉल में एकदम काम देंगे। और सूत्र याद करने के साथ साथ सबसे पहला 12.1 से लेकर के 13.4 तक जितने भी प्रश्न है उस पर एक नजर जरूर दीजिए। अगर संभव हो सके तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव मटेरियल जो हमने एक बुकलेट बनाया था लगभग 86 पेज का, उसमें प्रत्येक चैप्टर का लगभग त्रिकोणमिति का 70 से 80 ऑब्जेक्टिव है, उसमें एक बार जरूर बना लीजिए, ताकि इससे लगभग 8-9 ऑब्जेक्टिव, 2-3 द्विनंबरी और क्या कहते हैं एक पच नंबरी आएंगे, आपको कवर करने में दिक्कत नहीं होगा। सबसे मेन बात है, क्षेत्रमिति में हमेशा पूछ देता है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो इसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। एक गोले के त्रिज्या में और एक शंकु के त्रिज्या का अनुपात इतना है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये सब हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस पर जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर एक नजर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आइए सांख्यिकी। सांख्यिकी में सबसे मेन रूप से माध्य माध्यिका बहुलक पर एक नजर दीजिए। बहुत कम समय में तैयारी होता है सांख्यिकी का। माध्य माध्यिका बहुलक से 4-5 ऑब्जेक्टिव और 2-3 पच नंबरी एक पच नंबरी पूछे जाते हैं, इसलिए इनको देख लीजिए। अब आते हैं उसके बाद ज्यामिति पर थोड़ा हम ध्यान आप लोगों को ध्यान देना चाहते हैं। ज्यामिति में बुआ सबसे पहले थेल्स परिमेय को देख लीजिएगा और इसके विलोम, थेल्स परिमेय और इसके विलोम और इसके विलोम को जरूर देखिएगा बुआ, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ आप लोग को बताते हैं। थेल्स का कथन था कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये थेल्स का कथन था और इससे जुड़ा हुआ हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार सबसे वीवीआई थ्योरम है जो कल पच नंबरी में आ सकते हैं, वो है पाइथागोरस प्रमेय, कि सिद्ध करे कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग छोटी 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। उसके बाद समरूपता के कुछ थ्योरम है, जैसे एस समरूपता परिमेय, उस पर एक नजर जरूर दीजिएगा। एस समरूपता परिमेय, एस समरूपता परिमेय, उसके बाद आइए ए समरूपता परिमेय। उसके बाद आप सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, सिद्ध करे कि किसी भी 2 समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होते हैं। ये सब थ्योरम वीवीआई थ्योरम है। सिद्ध करे कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। उस पर जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव भी हमने आप लोग को क्लास में बताया था, एक नजर उसको जरूर दीजिएगा। जहां तक संभव हो सके बुआ, कल के एग्जाम में सबसे पहला काम आप लोग क्या कीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको यह करना है कि एग्जाम हॉल में जैसे ही कॉपी मिले तो 60 से 70 मिनट रिजर्व रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, और ऑब्जेक्टिव पर फोकस उसी के अंदर में आपको कर लेना है कि मेरा 50 से 60 मिनट में 50 क्वेश्चन बन जाना चाहिए। 10 मिनट उसको छायांकित करने के लिए रखिएगा। उसके बाद सीधा पहला बार कीजिएगा पच नंबरी पे। पहला बार होना चाहिए रिटेन में पच नंबरी पे, जिसमें सबसे पहले अगर माध्य माध्यिका बहुलक अगर टकराता है और वो तैयारी आपका हो चुका है तो पहले माध्य माध्यिका बहुलक का उत्तर दीजिए। उसके बाद रचना अगर आप बना सकते हैं उसमें,
तो दूसरा 5 नंबरी का काम कीजिए, रचना बना लीजिए। तीसरा नंबर में अगर ग्राफ का उत्तर आपको सही से पता है, ग्राफ में एक ट्रिक बता देते हैं। सारे बच्चे ग्राफ में दिए हुए 2 समीकरण को पहले विलोपन विधि से एक्स वाई का मान निकाल के और उसको दोनों समीकरण के कॉलम में डाल दीजिएगा और 2-2 मान एक्स्ट्रा निकाल के तब डील कीजिएगा, 100% आपका ग्राफ सही जाएगा। और अगर तीसरा काम 5 नंबरी में ग्राफ पे करना है और चौथा काम अगर हाइट एंड डिस्टेंस मजबूत है तो उससे एक 5 नंबरी निकाल लीजिए। अगर क्षेत्रमिति बढ़िया से रिवीजन करके जाइएगा तो उससे एक 5 नंबरी निकल सकता है। थ्योरम का रिवीजन अगर आप अच्छा किए हैं तो आप वहां से भी एक 5 नंबरी ले सकते हैं। इस तरीके से आपको 4 5 नंबरी का उत्तर आसानी से 40 मिनट के अंतराल में आपको देना है। एक 5 नंबरी पे आपको 10 मिनट का फोकस करना है ताकि 4 5 नंबरी आप सजा के हिसाब से 40 मिनट के अंतर में दे दें। उसके बाद 2 नंबरी की बारी आएगी तो पहला काम 2 नंबरी में आप कीजिएगा कि जितना छोटा छोटा 2 नंबरी है उसका क्वेश्चन नंबर दे करके आप साफ से उत्तर दीजिएगा और उसके बाद पेज मैनेजमेंट को भी देखिएगा कि पेज कमे नहीं। अगर पेज मैनेजमेंट लास्ट में 2 पन्ना है, 3 पन्ना बच जाता है तो आप 2 नंबरी को 2 पार्ट्स में बांट करके उत्तर दीजिएगा। एक उत्तर इस तरफ और एक तरफ हाफ पेज में दाएं तरफ, और इस तरीके से अगर आप उत्तर देते हैं तो आप 100% स्कोर खड़ा करेंगे। और पूरे समय का इस्तेमाल करना है आपको एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में 3 घंटा 15 मिनट अगर आपको मिलते हैं तो सबसे पहला काम कीजिएगा 3 घंटा 5 या 10 मिनट आप उसमें समय दीजिए और प्रयास कीजिए कि 3 घंटा 15 मिनट तक आप 100% प्रश्न के उत्तर दे दें। आप सभी बच्चों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कल के क्लास में सबसे पहला जरूरी है पेशेंस, और दूसरा जितना पढ़े हैं सिर्फ उस पर रिवीजन कीजिए। कोई नया क्वेश्चन पढ़ करके कल बना देना वो बहादुरी नहीं है। क्षेत्रमिति में जैसे खिलौना वाला क्वेश्चन है 13.1 का पहला, दूसरा, तीसरा, 13.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो प्रत्येक साल इक्का दुक्का बीच करके आते रहते हैं। 13.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कम से कम रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा आते हैं। एक बाल्टी वाला क्वेश्चन है कि 45 सेंटीमीटर ऊंची एक बाल्टी के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेमी और 7 सेमी है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। ये सब क्वेश्चन का छिन्न के आयतन पर बनेगा, आसानी से बना सकते हैं। विशेष बात, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में लेटेस्ट प्रत्येक चैप्टर का बेहतरीन वीडियो डाल करके बुआ हम आप लोगों को देते रहेंगे। और हम चाहेंगे कि आप सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आप तक हमारा नया जितना भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक आसानी तक पहुंच सके। कल के एग्जाम आपका बेहतर जाए, कल का दिन आपका बेहतर हो। शुभ दिन कल के लिए, और कल का एग्जाम आप लोग अच्छा से क्वालिफाई कीजिए। इसके लिए निराला परिवार आप सभी बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।